नमस्कार सारे के सारे भाइयों को स्वागत, नमस्कार, अभिनंदन। और एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हो गया हूं एक अच्छी सी क्लास लेकर। दरअसल नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल को पढ़ने वाले हैं, जो राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है। लेकिन ये विशेष टॉपिक होता है क्योंकि आप राष्ट्रीय आपातकाल को जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको 3 आर्टिकलों को, 3 अनुच्छेदों को पढ़ना होता है। और अगर 3 अनुच्छेदों को पढ़ना होता है तो इसे हम विशेष रूप से पढ़ने का काम करते हैं। वैसे तो 370 जब हटाया नहीं जाता था तो 370 भी एक अपने आप में एक अलग टॉपिक हो जाता था। लेकिन 370 जब से हटाया गया है और 35 से जब से हटाई गई है, उसके बाद आपको ज़्यादा 370 के बारे में जानना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्यारे दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें कुछ चीज़ें खास होती हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। जैसे देखिए प्यारे दोस्तों, आइए का टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको सारी बात बताकर जाऊँगा। आखिरकार इमरजेंसियाँ होती क्या है, कितनी तरह की होती हैं, किस तरह से लगती हैं और किस तरह से हटाई जाती हैं, और क्या इसके अंदर संसद का इंटरफेयर होता है, यानी कि संसद इसके अंदर किस तरह से इंटरफेयर करता है। इन सब बातों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति की जो राष्ट्रीय आपातकाल की शक्तियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां जो है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर हम 3 अनुच्छेदों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। कितने अनुच्छेद होंगे? इसके अंदर अनुच्छेदों की संख्या रहने वाली होगी वो 3 रहनी होगी, यानी 3 अनुच्छेद। अगर आप संविधान के देखोगे तो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान 3 अनुच्छेदों में प्रमुख रूप से मिलता है। वैसे इससे संबंधित अनुच्छेद तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं वो हम 3 तरह से लगा सकते हैं, 1, 2 और 3। यानी कि आप कह सकते हैं 1, 2 और 3, इन 3 तरह से आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर 1, 2, 3 ये तो कुछ लिखा ही नहीं, आपने नंबर लिख दिया है। तो वही तो मैं लिखने वाला हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, 352 एक अनुच्छेद होता है हमारे संविधान के अंदर, जिसके आधार पर इमरजेंसी लगाई जाती है। दूसरा 4 बढ़ाइएगा, कितना हो जाएगा? 356 हो जाएगा। 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। फिर 4 बढ़ाइएगा तो हम कहेंगे 360 होता है। तो 360 के आधार पर फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात लगाने जाने का काम किया जाता है। आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ 356 में क्या है, तो आप कहेंगे 356 में कुछ नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसी राज्य विशेष क्षेत्र के अंदर क्या राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का काम किया जाता है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि ये बताइएगा अनुच्छेद 360 में क्या है, तो आप कहेंगे सर 360 में कुछ नहीं है। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है, जो वित्त आपात का प्रावधान किया गया है, वो वित्त आपात का प्रावधान प्रमुख रूप से 360 के अंदर किया गया है। जबकि हम राष्ट्रीय इमरजेंसी की बात करें, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, 3 तरह से इमरजेंसी लगाई जाती है। एक 352 अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। एक हम कह सकते हैं 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और एक 360 के अनुसार वित्तीय आपात लगाया जाता है। यानी कि वित्तीय आपात आज तक नहीं लगा है, तो ये सबसे लास्ट में लिखा गया है। ऐसे याद रख सकते हैं ऐसे कि वित्तीय आपात हमारे देश के अंदर अभी तक नहीं लगा है। जब ये 360 के अंतर्गत लगाया जाएगा तो 4 इसके अंदर आप बढ़ाते हुए यानी घटाते हुए भी जा सकते हैं। और अगर 352 को याद रख लेते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो 352 + 4 356 में राष्ट्रपति शासन। उसके बाद हम कह सकते हैं वित्तीय आपात। वैसे आप इसे याद ऐसे रखिएगा कि बीच वाला जो है उसमें राष्ट्रपति आता है, और बीच वाले में अगर राष्ट्रपति आता है तो बीच वाले में राष्ट्रपति हो गया। 4 ऊपर बढ़ा दो तो राष्ट्रीय आपात हो गया, 4 नीचे बढ़ा दो मतलब ऊपर घटा दो तो राष्ट्रीय आपात हो गया। और अगर नीचे बीच वाले में 4 जोड़ दो तो इसके अंदर क्या हो गया? फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात हो गया। आइएगा जानने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छी चीजों को। एक बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी। अब जानेंगे इसके बारे में महत्वपूर्ण उन घटनाओं को जहां से प्रश्न बनता रहता है, और आपके अंदर एक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिरकार राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान हमारे संविधान में क्या है। यह बात आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइएगा बात करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ऐसे अनुच्छेद को आपके सामने लेकर आया हूं जो कि 352 रहने वाला है। पहले पढ़ेंगे 352 को, फिर पढ़ेंगे 356 को, और फिर पढ़ेंगे हम 360 को, जिसके बारे में ज्यादा आपको जानना नहीं है। देखिए, आखिरकार से राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है?
तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा आपातकाल होता है जो हमारे देश के अंदर ऐसी कंडीशन में लगाया जाएगा जब हमारा देश नकारात्मक स्थितियों से गुजर रहा होगा। अब वो नकारात्मक स्थिति क्या क्या हो सकती है, इसके 3 कारण दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रीय आपातकाल सर कब लगाया जाएगा, तो आप कहेंगे कि अगर बाह्य आक्रमण होने पर, यानी कि अगर भारत पर कोई बाहर से आकर आक्रमण कर देता है, कोई देश इस पर अटैक कर देता है, तो हम उस समय नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं देश के अंदर। और इसमें क्या बदलाव होंगे, इसको लगाने से क्या हो जाएगा, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले आखिरकार लगाया किस किस आधार पर जाता है, उसके बाद हम कह सकते हैं युद्ध में शामिल होने पर। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि सर युद्ध में शामिल होने का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि भारत किसी दूसरे देश पर अटैक कर दे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक टीचर जबकि टीचर कुछ ऐसे ही पढ़ाते हैं कि या तो भारत पर कोई आक्रमण कर दे या भारत किसी पर आक्रमण कर दे, नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसके अंदर लिखा हुआ क्या शब्द है कि भारत युद्ध में शामिल हो, यानी कि युद्ध में शामिल हो भारत। अगर किसी युद्ध में शामिल भारत हो जाता है तब हम भारत के अंदर इस आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। एक तीसरी कंडीशन है सशस्त्र विद्रोह हो जाने पर, यानी भारत के अंदर ही अगर भारत की जनता ही हथियार लेकर, सशस्त्र का मतलब होता है कि हथियारों के साथ सशस्त्र यहां पर विद्रोह कर दे, तब आप भारत के अंदर इमरजेंसी लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। यानी कि निश्चित रूप से 352 का जब भी प्रयोग किया जाएगा, 352 का प्रयोग इन आधारों पर किया जाएगा। पहला, अगर भारत पर कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, दूसरा युद्ध में या फिर भारत शामिल हो जाए, या फिर तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ये सशस्त्र विद्रोह जो आप देख रहे हैं, ये आज के समय में हम इसे पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारा संविधान जो था, मूल कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसके अंदर सशस्त्र शब्द ना जोड़कर यहां पर आंतरिक अशांति शब्द को रखा गया था। मैं बात करूंगा अभी इसी के बारे में। जरा 3 पॉइंट याद रखिएगा कि 352 का प्रयोग आखिरकार किस किस आधार पर किया जा सकता है। तो ये 3 कारण हो सकते हैं जब 352 का प्रयोग आप कर सकते हैं। आइएगा, समझिएगा मेरी बात को। चलिए देखिए, नोट करके मैंने यहां पर लिखा है, इन तीनों की संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। एक अच्छा सा प्रश्न बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। देखने में ये लाइन बड़ी आपको आसानी से और सामान्य से लगी होगी। इसका मतलब यह है कि सर आपने हमसे कहा कि सर या तो बाह्य आक्रमण हो जाए जब हम राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं देश के अंदर। अभी आप दिमाग से निकाल दो कि राष्ट्रीय आपातकाल ये बला क्या है। मैं बताऊंगा ये बला क्या है, कुछ नहीं है। इसके अंदर जब आप इसको आगे पढ़ते हुए चलोगे ना, तो अपना आप समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये बला है क्या राष्ट्रीय आपातकाल। अभी जिसने बिल्कुल भी नहीं पता ना, उसे भी सिखा दूंगा। देखिए, मानो कि बाह्य आक्रमण के आधार पर मैंने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, या युद्ध में भारत के शामिल होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, या हम कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। अब सर सशस्त्र विद्रोह, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि सशस्त्र विद्रोह जब लोग कर रहे होंगे, मार काट मचा रहे होंगे, तब हम इमरजेंसी लगाएंगे। इस बात का मतलब तो यही हुआ। दूसरा, किसी ने हम भारत में आकर एकदम एक तरफ से आक्रमण कर दिया, बम की गोले दागने शुरू कर दिए, और हमारे यहां पर क्या हुआ, प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल में लगाता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? फिर फायदा क्या है इस राष्ट्रीय आपातकाल का लगने का? या हम कहें कि भारत और पाकिस्तान, ऐसा तो है नहीं कि 1 महीने पहले से दिनांक, एक डेट निश्चित की जाएगी कि उस डेट को हम पाकिस्तान का युद्ध लड़ेंगे, और पाकिस्तान और हम भारत और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। तो युद्ध कभी तारीख रखकर तो होते नहीं है, सिचुएशन कंडीशन ऐसी बन जाती है। तो फिर आखिरकार ये तीनों के तीनों जो आप पॉइंट पा रहे हैं, इन तीनों के तीनों पॉइंटों का आखिरकार आधार पर रहा क्या है सर? अरे आजा, यानी तीनों के तीनों पॉइंटों का फिर आधार बचता ही क्या है? फिर तो इनके अंदर सर कुछ बचता ही नहीं है। तो वही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ना तो बाह्य आक्रमण के होने पर हम पूरी तरह से राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ना ही युद्ध में शामिल होने पर, ना ही हम कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह होने पर। जो इससे अगली लाइन मैंने लिखी है, बस उस बात को समझने की कोशिश करो कि यहां पर मैंने लिखा है कि संभावना होने पर।
चाहे तो युद्ध की कंडीशन लग रही हो, संभावना लग रही हो कि युद्ध हो सकता है, कोई हम पर आक्रमण कर सकता है। यानी अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तीनों की तीनों कंडीशन जो है, इनको होने के बाद हम आपातकाल नहीं लगाएंगे। इसकी अगर हमें संभावना भी लगी कि कोई भारत पर आक्रमण करने वाला है या हमें किसी युद्ध में शामिल होना पड़ सकता है या सशस्त्र विद्रोह भारत के अंदर हो सकता है, होने वाला है, तो इस बात की, तीनों बातों की संभावना होने पर भी भारत के अंदर राष्ट्र इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न एक बार पूछा गया है कि क्या आंतरिक अशांति होने से पहले ही भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल लगाया जा सकता है, अगर उन तीनों कंडीशनों में से किसी की भी संभावना भी बनती है और वह हुआ है, नहीं हुआ है, और अगर भारत को लगता है कि ऐसी संभावना है, तब संभावना होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इस बात को अपने मस्तिष्क के अंदर सेट रखिएगा। आइएगा बात करते हैं अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1962 के अंतर्गत, जब हमने चीन के साथ एक युद्ध लड़ा, और उस समय भारत के अंदर जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, आप अच्छी तरह से जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। अगर आप बात करें दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल की, तो पाकिस्तान के साथ आक्रमण हुआ, और पाकिस्तान ने मतलब हम पर आक्रमण किया, और 1971 में हम कह सकते हैं कि हमने राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई। 1975 में आंतरिक असंतोष के आधार पर हमने यहां पर इमरजेंसी लगाई। इस समय बीबी गिरी हुआ करते थे, इस समय फखरुद्दीन अली हुआ करते थे। अब ये 3 समय ऐसे हैं, 1962, 1971, 1975, जिस समय यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगाया। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय आपातकाल सर 3 बार लगने का काम किया, 1962, 1971, 1975। अब आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न उपजने शुरू हो जाते हैं। पहला प्रश्न आपके दिमाग में जो उठा होगा वह यह होगा कि सर आपने कहा कि चीन के साथ जब युद्ध हुआ 1962 में हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, तो सर एक बात बताओ, हमने तो एक युद्ध 1965 में भी लड़ा था, क्यों इस समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया गया? दूसरा प्रश्न, 1971 में सर 1971 में आप कह रहे हैं कि सर पाकिस्तान के आक्रमण होने पर हमने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया, और ये 1971, अगर आप ज्ञानी रहे होंगे थोड़े से, तो ये कह सकते हैं सर 1971 से जब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो इसका टाइम टेलिनोर किसी ने अगर याद कर लिया होगा, तो 1971 से लेकर 1978 तक के लिए, कितने 1978 तक के लिए ये राष्ट्रीय आपातकाल रहा था, जब 1971 में लगाया गया था। तो सर फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि 1975 में भी लगा दिया गया? क्योंकि अब तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 1971 से लेकर 1978 तक लगाया गया था, तो फिर 1975 में ये कहां से मामला आ गया? लगा हुआ तो पहले ही से था राष्ट्रीय आपातकाल 1971 वाला ही, फिर 1975 में ये वाला पॉइंट सर आपको कहां से आ गया? ऐसे डाउट ज्ञानी बच्चों के दिमाग में उठने लाजमी है, और वो उठने भी चाहिए। मैं इस चीजों को क्लियर बहुत आसानी से करने की कोशिश करता हूं। देखिए 1962 में जब हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, तो उस समय हमने इमरजेंसी इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि 1962 वाली जो इमरजेंसी थी ना, वही 1962 वाली इमरजेंसी 1968 तक रहेगी। कितने तक? 1968 तक रहेगी। इसलिए हमें 1965 में जब हम पाकिस्तान से युद्ध लड़े, तो पहले से ही इमरजेंसी लगी हुई थी भारत देश के अंदर, इसलिए हमें 1965 में इमरजेंसी नहीं लगाई। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, यह वास्तविकता है कि 1971 में जो इमरजेंसी लगी थी वो 1978 तक चलती, लेकिन यह कंडीशन एक ऐसी रही है जब हमने राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, यह 1975 एक ऐसी कंडीशन रही थी। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे आप ज्ञानी पुरुषों को मैं पढ़ा रहा हूं, यह कंडीशन ऐसी थी जब इंदिरा गांधी अपनी तानाशाही दिखा रही थी, और यहां पर लिखा हुआ है, देखिए आंतरिक अशांति, यह जो लगाया गया है आंतरिक अशांति के कारण। दरअसल इंदिरा गांधी की सरकार ना गिर जाए, इससे पहली वीडियो में मैंने इस बात को समझाया आपको कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ फखरुद्दीन अली अहमद को एक फोन करके इतना बताया कि आपको ध्यान रखना है कि यहां मैं कल सुबह से इमरजेंसी देश के अंदर लगा दूंगी, बस फोन करके बताया। और फखरुद्दीन अली अहमद का कहना है कि जब मैं अपने बाथरूम से सुबह टॉवल लेकर निकल रहा था, तो मुझे पता चला कि देश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है। यानी कि 1975 के समय में प्रमुख रूप से पेन ड्राइव चाहिए क्या? निकाल दूं? रहेगा इस पर? नहीं रहेगा? रहेगा।
लो, तो 1975 की हम बात करें, 1975 की जब हम बात करें रहेगा, अरे गया, चलो कोई नहीं, तुम करो उसको फटाफट, मैं देखता कर लो। यानी कि प्यारे दोस्तों, इंदिरा गांधी जी का मानना था कि इंदिरा गांधी जी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, ये अपनी मर्जी के मुताबिक भी यहां पर 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी। लेकिन जब यहां पर शब्द जो जोड़ा गया था संविधान के अंदर, उस समय शब्द जुड़ा हुआ था आंतरिक अशांति। क्या? आंतरिक अशांति। इसलिए जब इन्होंने इमरजेंसी 1975 में तो लगा दी, जो इमरजेंसी के अंतर्गत इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह होगी, इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की सरकार के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है, तो मोरारजी देसाई की सरकार आने के बाद एक खास बात प्यारे दोस्तों ये होती है कि मोरारजी देसाई की सरकार आने के बाद कुछ प्रावधान हमारे देश के अंदर किए जाते हैं, और वो जो प्रावधान किए गए हैं उन पर थोड़ा सा विचार विमर्श करना होगा, जो आपसे अक्सर प्रश्न भी पूछे जाएंगे। देखिए, नोट करके मैंने लिखा है कि आंतरिक असंतोष की जगह सशस्त्र विद्रोह, यानी आंतरिक अशांति पहले जुड़ा हुआ था। जब इंदिरा गांधी ने इसका गलत प्रयोग किया था, तब यहां पर मोरारजी देसाई ने क्या किया कि इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर अब यहां पर एक नया शब्द जोड़ा कि अगर आपको देश के अंदर इमरजेंसी लगानी है, तो अब आपको इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह अगर देश के अंदर होगा, तब आप आंतरिक अशांति का बहाना देकर जब आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो आंतरिक असंतोष का मतलब होता है कि 10 लोग, जैसे कि मैंने कहा कि 10 लोग जा रहे हैं, तो आपने कहा कि आंतरिक अशांति फैलने वाली नहीं। जब सशस्त्र विद्रोह होगा ना, तब इमरजेंसी लगा सकते हैं। ऐसा कब से किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 से ऐसा किया गया। जबकि उससे पहले का जो प्रावधान था, वो प्रावधान सिर्फ ऐसे था कि अगर आपको आंतरिक असंतोष लगता है किसी भी तरह से, तो आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। और आपको एक बात जानकर और यहां पर अच्छा लगेगा कि अभी तक जो मैंने कहा कि सिर्फ एक फोन किया जाता है फखरुद्दीन अली अहमद के पास और कहा जाता है कि कल से इमरजेंसी लगेगी, उस प्रावधान को हटा दिया गया। अब समझिएगा पूरी बात को। यहां पर क्या जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 में हुआ, इसके अनुसार क्या जोड़ा गया? ये मोरारजी देसाई ने इस संशोधन को करने का काम किया, और इसके अंदर प्रावधान किया गया कि जो मंत्रिमंडल होगा, क्या मंत्रिमंडल जो होगा, ये लिखित सलाह पर आपातकाल लगाया जाएगा। यानी इंदिरा गांधी जी ने जैसे तानाशाही का एग्जाम्पल देते हुए खुद अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगा दिया था, तब 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 2 काम किए गए। एक काम तो यह किया गया कि अगर आपको इमरजेंसी लगानी है देश के अंदर, तो पहली बात तो आंतरिक असंतोष के नाम पर आप इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, सशस्त्र विद्रोह होगा जब आप इमरजेंसी लगाएंगे। दूसरी बात यह करी गई कि अगर आपको इमरजेंसी लगानी है, तो पहले क्या होता था कि इंदिरा गांधी ने अपनी मर्जी से बस उनके दिल में आया और लगा दी, क्योंकि उनकी सरकार गिरने वाली थी। माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग आंदोलन करने के लिए पहुंच गए थे, और उन्हें लगा कि मैं इमरजेंसी लगा के लोगों को खदेड़ दूंगी यहां से, और राष्ट्रीय आपातकाल का बहाना देकर मैं अपनी सरकार को बचा जाऊंगी। तब मोरारजी देसाई ने कहा कि जो आपका मंत्रिमंडल होगा ना, ये आपको लिखित, मौखिक नहीं, अगर लिखित सलाह देगा, लिखित रूप में अगर कहेगा, तब जाकर आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो दरअसल ये जो हमने देखा है कि इमरजेंसी को थोड़ा सा सख्त करने का काम 1978 से किया गया था। 1978 से पहले इंदिरा गांधी ने इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने का काम किया था। इस बात को अपने मस्तिष्क में आप रखेंगे। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, आइएगा। देखिए, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा, तो सर राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है कहीं पर भी, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद इसके अंदर क्या प्रावधान होंगे, कैसे हटाया जा सकता है, इस पर थोड़ा सा कोशिश करते हैं जानने की। राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 1 महीने के अंदर, कितना इंपोर्टेंट होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 1 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी होगी। संसद का क्या मतलब होता है? संसद का मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा। संसद का मतलब क्या होता है सर? राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों से मिलकर ही तो यहां पर संसद बनती है। मतलब अगर किसी भी प्रधानमंत्री ने, प्रश्न यहां से 2 तरह से घुमाकर पूछ सकता है, अगर किसी भी प्रधानमंत्री ने देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, और राष्ट्रीय आपातकाल मान लो नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही लगा दिया, अब इस राष्ट्रीय आपातकाल को कितने दिन तक नरेंद्र मोदी किसी देश के अंदर लगाकर रख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 महीने तक नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्रीय आपातकाल को लगाकर रख सकते हैं।
या प्रश्न पूछा जा सकता है दूसरी तरह से कि संसद के बिना अनुमति के राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है। तो बात तो वही हुई, बस मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 1 महीने के अंदर संसद से सलाह लेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के 1 महीने बाद 1 महीने तक संसद से सलाह लेंगे, और अगर सलाह लेने के बाद उसे पास करवाना पड़ेगा, और अगर पास होगा तभी राष्ट्रीय आपातकाल रह पाएगा। या फिर अब मैं ऐसे बोलने की कोशिश करता हूं कि संसद की अनुमति से पहले 1 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल रह सकता है। तो दोनों ही बातों का मतलब तो एक ही रहने वाला है। आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 1 महीने के अंदर संसद से इसको पास करवाना पड़ेगा, संसद से स्वीकृति लेनी होगी, और संसद से स्वीकृति मिलने के बाद ही यह जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल होगा ये आगे कंटिन्यू रह पाएगा। अगर इससे संसद से अनुमति नहीं मिली, लोकसभा राज्यसभा से अनुमति नहीं मिली 1 महीने बाद, तो 1 महीने बाद जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है वो खत्म हो जाएगा। पहली कंडीशन कैसे खत्म होगा, आप कह सकते हैं कि संसद से अनुमति नहीं मिलेगी तो ये खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग में बहुत सारे यहां पर प्रश्न उठ रहे होंगे। पहली बात ध्यान रखिएगा कि अनुमति कैसे मिलनी चाहिए। 2/3 सदस्य इसको स्वीकृति देते हैं कि ठीक है, देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया है वो सही लगाया गया है। कितने? 2/3 सदस्य किसी भी सदन के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। पहली बात। दूसरी बात देखिए और क्या प्रश्न हो सकते हैं। चलिए, और ये प्रश्न हो सकते हैं, तबीयत आज थोड़ी सी डाउन सी हो रखी है। दूसरा ये प्रश्न हो सकता है प्यारे दोस्तों कि देश के अंदर सर एक बात और बताइएगा हमें कि अगर मानो सर लोकसभा और राज्यसभा ने अनुमति दे दी कि ठीक है इमरजेंसी जो लगाई है आपने ये सही लगाई है, तो कितने दिन तक फिर आप इसे इमरजेंसी को रख सकते हैं? ऐसे तो कोई सीमा ही नहीं होगी। इसका मतलब प्रधानमंत्री फिर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मानो 1 महीने जैसे यानी प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगाने के बाद 1 महीने के बाद संसद ने इसको यहां पर स्वीकृति भी दे दी, तो अब कितने दिन तक इसे रख सकते हैं? तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। संसद की अनुमति के बाद 6 माह तक, यानी 1 माह तक तो कोई बात नहीं संसद से अनुमति लेने की, 1 महीने बाद अगर उसे अनुमति दे दी तो अनुमति देने के 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा। इसी तरह इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अब आपको ध्यान रखना होगा कि जब 1 महीना हुआ तो संसद ने अनुमति दे दी कि राष्ट्रीय आपातकाल आपने सही लगाया था, उसके बाद 6 महीने बाद 6 महीने तक ये रहेगा, और 6 महीने बाद पुनः आपको संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी कि क्या हम इसे 6 महीने से आगे भी और बढ़ा सकते हैं। तो संसद अगर अनुमति देगा तो फिर आप इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा सा प्रश्न आपके दिमाग में बन सकता है जो ये हो सकता है कि क्या सर मानो कि 1 महीने की अनुमति संसद ने दे दी, राज्यसभा और लोकसभा ने दे दी, और 1 महीने की अनुमति देने के बाद अब 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल और बढ़ गया। 3 महीने बीते और उसी समय मानो लोकसभा खत्म हो गई, मतलब भंग हो गई, क्योंकि अस्थायी सदन है। तो सर अब क्या होगा, ये प्रश्न बन सकता है। क्योंकि अगले 6 देखो देश के अंदर तो इमरजेंसी लगी हुई है, और देश के अंदर अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो मानो कि 6 महीने के लिए इमरजेंसी लग चुकी थी, और उसी दौरान मानो कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, लोकसभा भंग हो गई, क्योंकि अस्थायी सदन है, कुछ भी लोकसभा के अंदर हो सकता है। तो अब सर क्या होगा, प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस स्थिति में राज्यसभा के पास अधिकार होगा कि राज्यसभा यहां पर सुप्रीम रूप से काम कर सकती है। राज्यसभा चाहे तो 6 महीने से आगे इसे और बढ़ा सकती है, और अगर 6 महीने बाद, क्योंकि लोकसभा तो खत्म हो चुकी होगी, 6 महीने बाद ऐसी कंडीशन में जब लोकसभा कार्य नहीं कर रही होगी तब राज्यसभा चाहे तो इसी के आधार पर यह इमरजेंसी और बढ़ाई जा सकती है या वहीं पर खत्म की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ऐसी कंडीशन बनी जब लोकसभा भंग हो चुकी होगी और राज्यसभा ने अपने आधार पर इमरजेंसी को और बढ़ा दिया, तो जब भी लोकसभा गठित होकर आएगी, यह लोकसभा गठित होने के 1 माह के अंदर इस बात को स्वीकृत कर देगी कि राज्यसभा ने यहां पर इमरजेंसी का कार्यकाल सही बढ़ाया है या गलत बढ़ाया है। यानी 1 महीने के अंदर दूसरी नई लोकसभा बनकर आएगी, उससे स्वीकृति लेनी होगी, और अगर 1 महीने के अंदर नई वाली लोकसभा से स्वीकृति नहीं मिली तो फिर जो इमरजेंसी लगी हुई है वो खत्म कर दी जाएगी। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, इस बात को समझिएगा। बहुत डीपली प्रश्न होता है, बेहतरीन प्रश्न होता है जो मैंने आपको अभी तक समझाने की कोशिश की है। इसके बाद प्यारे दोस्तों आगे बात करते हैं। आखिरकार प्यारे दोस्तों जो आगे बात करते हैं,
संसद की अनुमति के बाद 6 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा। इसी तरह इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं इसको निलंबित किया जा सकता है। और निलंबित कौन करेगा? राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं प्यारे दोस्तों, वैसे मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है। जैसे कि प्रमुख होते हैं 19 आप जानते हैं, अनुच्छेद 19 के बाद 20 जानते हैं, 21 जो है, ये सारे के सारे हमारे मौलिक अधिकार तो होते हैं 14, 15, 16 यहां से मौलिक अधिकार होते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस मौलिक अधिकार के बारे में प्रावधान यह किया गया है कि इन मौलिक अधिकारों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान सुनिएगा, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं इनको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इमरजेंसी के समय इन मौलिक अधिकारों को भी समाप्त किया जा सकता है। समाप्त नहीं कहेंगे हम इसे स्थगित कहेंगे, इसे निलंबित करना कह सकते हैं, समाप्त करना नहीं कहेंगे। और ये निलंबित करने का काम कौन करेगा? इनको निलंबित जो किया जाएगा इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकारों को, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं क्या कोई ऐसा भी अनुच्छेद होता है सर हमारे संविधान के अंदर जो इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसा भी अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर है जो कि इमरजेंसी होने के बाद भी निलंबित नहीं किया जा सकता। उस पर एक बार मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है सर जो प्रमुख रूप से इमरजेंसी के दौरान भी जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता? वैसे तो ये आपको रटा हुआ होता है, हर बच्चे को पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक बार लेकर आता हूं कि आखिरकार वह कौन सा एक मिनट रुकिएगा। देखिए वैसे तो 20 और 21 होते हैं। आप कहेंगे सर पता नहीं कितनी देर में बताएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं तब तक मैं बताना शुरू करूं जब तक फाइल भी आ जाए। 20 और 21 होता है, लेकिन मैं कुछ और भी चीज के अंतर्गत आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूं। है तो फिर खुल चो नहीं रहा, चलो करते हैं। चलिए आ गया, आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो इमरजेंसी होने के दौरान उनको निलंबित राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और आप ध्यान रखेंगे कि 300 अनुच्छेद इस बात का अधिकार देता है। 358 और 359 दो अनुच्छेद यहां पर पढ़ने होंगे। देखो 359 अनुच्छेद कहता है कि अगर इमरजेंसी भी देश के अंदर लग जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हुआ होता है, तब दो अनुच्छेद ऐसे हैं जो 20 और 21 है। इन 20 और 21 को छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकार समाप्त किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यह प्रश्न जब आपसे पूछा जाता था अभी तक बच्चों के तौर पर, तो ये ऐसे प्रश्न पूछा जाता था कि कौन से संविधान के अनुच्छेद ऐसे हैं जो हमारे इमरजेंसी लगने पर भी खत्म नहीं होते, इमरजेंसी लगने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता, इमरजेंसी लगने पर भी राष्ट्रपति इनको हमसे छीन नहीं सकते, ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है? तो जो अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत दिए गए हैं ना, जो अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत हमें अधिकार दिए गए, वो इमरजेंसी लगने के दौरान भी यहां पर समाप्त नहीं होते। लेकिन अब क्या प्रश्न बनेगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है कि इमरजेंसी लगने पर भी हमारे 20 और 21 अनुच्छेद समाप्त नहीं होंगे? तो आप कहेंगे 359 अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान किया गया है कि इमरजेंसी लगने पर भी ये दोनों के दोनों अनुच्छेद हमारे समाप्त नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। उसके बाद एक अनुच्छेद है प्यारे दोस्तों यहां पर, अनुच्छेद 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 जो है जिसके अंदर बहुत सारी स्वतंत्रता है, आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, तो 358 कहता है कि अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं होगा। यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि जब इमरजेंसी तीन तरह से लगती है, कितनी तरह से? ध्यान रखिएगा, मैं राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा रहा हूं, अभी राष्ट्रपति शासन नहीं पढ़ा रहा हूं। यानी इमरजेंसी जो लगती है तीन तरह से लगती है। एक बताया मैंने, कोई हम पर आक्रमण कर दे या पर हम किसी युद्ध में शामिल हो जाए। तीसरा होता है यहां पर क्या,
जब हमारे यहां पर आंतरिक अशांति हो या सशस्त्र विद्रोह जैसे हम कहेंगे, तो सशस्त्र विद्रोह होने पर भी हमारे यहां इमरजेंसी लगती है। तो अगर ये दोनों लगे, पहला कि भारत पर कोई आक्रमण कर दे या भारत किसी आक्रमण में शामिल हो जाए, और तीसरा होता है जो कि मैंने अभी आपसे कहा कि सशस्त्र विद्रोह के दौरान, तो सशस्त्र विद्रोह के दौरान जो हमारा अनुच्छेद 19 है ना, यह समाप्त नहीं होगा। बाकी दो जो होंगे उनके लगने पर यह 19 जो अनुच्छेद है यह समाप्त हो जाएगा। तो एक बेहतरीन सा प्रश्न बन जाता है कि हम यह कह सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह होने के दौरान 3 अनुच्छेदों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सशस्त्र विद्रोह होने पर 3 अनुच्छेदों को समाप्त नहीं किया जा सकता। अब बच्चे कहेंगे सर हमने तो 2 ही पढ़े, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे कि यहां पर सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के दौरान आपातकाल शब्द जोड़ेगा। तो सशस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होगा। बाकी 2 तरह से अगर और इमरजेंसी लगती है, बाह्य आक्रमण होने पर या युद्ध में शामिल हो जाने के दौरान, तब यह 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन सशस्त्र विद्रोह होने पर 3 अनुच्छेद नहीं जाते, एक 19, एक 20 और एक 21। यह प्रावधान किस में दिया गया है? तो यह प्रावधान 358 में बहुत अच्छी तरह से लिखे जाने का काम किया गया है। उम्मीद करता हूं इसको आप छोड़ोगे नहीं। आएगा। अब आप कह रहे होंगे सर इमरजेंसी का मतलब क्या है, आखिरकार ये है क्या भला? तो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूं बहुत सामान्य भाषा में। एक अनुच्छेद 250 यानी 250, इसके अनुसार क्या लिखा गया है कि इसके अनुसार अगर 252 यानी 252 अनुच्छेद अगर लगा, तो जो राज्य सूची का विषय होगा, जो राज्य सूची का विषय होगा, हर किसी के पास अपने विषय होते हैं। जैसे 3 सूची होते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची यानी संघ सूची या केंद्र सूची कह सकते हैं, और एक समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है, इसके अंदर केंद्र सरकार का कानून बनाने का काम करती है, और उस संघ सूची के अंदर कुछ विषय होते हैं, उन विषयों पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के अंदर कुछ विषय होते हैं, उन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाने का काम करेगी। समवर्ती सूची के अंदर ऐसे विषय होते हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो अब जब इमरजेंसी लगेगी, जब 352 अनुच्छेद लगेगा, तो इसका प्रभाव यह पड़ेगा कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को हो जाएगा। अब आप बहुत अच्छी तरह से बात को समझ गए होंगे, यानी कि राज्य सूची पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास हो जाएगा। इसे कहते हैं आपातकाल लगना। क्या कहते हैं? इसे आपातकाल लगना कहते हैं। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या प्रभाव है। एक बात से ही आप सारा प्रभाव समझ गए होंगे। अब बात करेंगे अपने अगले अनुच्छेद पर, जो कि यहां पर रहने बाद 352 के बाद 356। 356 क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा? देखो, तो पहले सबसे प्रमुख है राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो आप कहेंगे ये राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगता है। अब मैं कहता हूं सर कारण क्या होगा जो 356 लगेगा? तो आप कहेंगे सर कारण सिर्फ और सिर्फ एकमात्र होगा, संविधान तंत्र विफल हो जाना। मतलब क्या है कि उस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हो, तो हम उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। और राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होगा? वहां पर कानून कौन बनाएगा? संसद वहां पर कानून बनाएगी। यानी बहुत अच्छी तरह से समझाया कि किसी भी राज्य के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो उसके अंदर सिर्फ एक कारण को बताकर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और वो कारण होगा संविधान तंत्र विफल हो जाना। यानी वहां की सरकार संवैधानिक रूप से संविधान के अनुसार, जो संविधान में कानून है उनके अनुसार अगर कार्य नहीं कर रही है, तो आप कहेंगे उस राज्य में हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अब आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा? क्या दिल्ली के अंदर बैठा हुआ राष्ट्रपति सिर्फ यही देखता रहेगा कि उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या असम के अंदर कुछ नया उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? तो राष्ट्रपति को कैसे पता चलेगा कि किस राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया? तो इस बात को समझने के लिए आपको जानना होगा कि जो उस राज्य के अंदर राज्यपाल होंगे, क्या उस राज्य के अंदर जो राज्यपाल होंगे, ये राज्यपाल क्या करते हैं? एक राज्य विभाग होता है। ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल एक राज्य विभाग होता है, और इस राज्य विभाग के लिए क्या करते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं हर 15 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं कि जो राज्यपाल होते हैं, ये राज्यपाल एक विभाग होता है जिसे आप राज्य विभाग कहते हैं। इस राज्य विभाग के लिए हर 15 दिन में एक रिपोर्ट भेजते हैं, और इस रिपोर्ट के अंदर जानते हो क्या लिखा होता है?
इस रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है कि कितने तो सिविल केस 15 दिन में दर्ज किए गए, कितने इस राज्य के अंदर मर्डर हुए, कितने इस राज्य के अंदर चोरी हुई, कितने इस राज्य के अंदर डकैती हुई। इन सभी बातों को हर 15 दिन में राज्यपाल क्या करते हैं, एक राज्य विभाग को पेश करने का काम करते हैं। तो हर 15 दिन में पेश किया जाएगा। तब आप ये कह सकते हैं राज्यपाल इसकी सलाह देते हैं, यानी राज्यपाल इमरजेंसी की सलाह देते हैं, आप इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि हर 15 दिन में एक रिपोर्ट जाएगी तो राष्ट्रपति को तो पता चलता रहेगा कि किस राज्य में क्या हो रहा है। तब आप इसे दूसरी भाषा में यह कह सकते हैं कि किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसकी सलाह कौन दे रहा है, इसकी सलाह राज्यपाल दे रहा है। कौन दे रहा है, यह बात मैंने आपको समझा दी। उसके अलावा 356 लगने पर उस राज्य का जो कानून बनाया जाएगा ना, वो संसद के द्वारा बनाया जाएगा। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन लगना। क्या कहते हैं, इसी को कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगना। और किस तरह से लगा है आपने देख लिया होगा कि भारत सरकार का या हम कहें केंद्र सरकार का या फिर हम कहें राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाने वाला व्यक्ति राज्य में कौन होता है, राज्य में राज्यपाल होता है। अगर प्यारे दोस्तों आगे बात करें, आइएगा, अब आप कहेंगे सर एक बात बताओ कि राज्य की अगर सरकार बनी, राज्य की सरकार बनी और उसको उस राज्य की सरकार जनता ने चुनकर उसे बनाया और सरकार ठीक काम कर रही है। अब इस तरह से तो राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है उसे बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल किसका होता है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का होता है, राष्ट्रपति की सलाह पर काम करता है। और अगर किसी राज्य के अंदर अगर सीधा सीधा संसद को यानी कि हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, संघ को या केंद्र सरकार को अगर किसी राज्य को अपने अंडर लेना है तो सीधा सीधा राज्यपाल से कहलाएंगे, राष्ट्रपति से कहो कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे, और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो फिर सीधा सीधा उस राज्य पर संसद का अधिकार होगा, मतलब केंद्र सरकार का अधिकार होगा। ऐसे तो संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य के अंदर जो संघ सरकार होगी, जो केंद्र सरकार होगी, अपना अधिकार जमा सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को समझने के लिए आपको यह बात समझनी होगी, अनुच्छेद 356 के अनुसार जो संघ सरकार है उस संघ सरकार के कार्य कुछ राज्य के लिए होते हैं, और उस संघ सरकार के कार्य राज्य के लिए क्या होते हैं। पहला अधिकार होता है जो संघ सरकार है, जो केंद्र सरकार है, कि उस राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाना। बाह्य आक्रमण से बचाना यह किसका अधिकार होता है, केंद्र सरकार का यहां पर अधिकार होता है। दूसरा यहां पर आंतरिक शक्ति में हस्तक्षेप, आंतरिक जो शक्ति होती है उनके अंदर हस्तक्षेप केंद्र सरकार कर सकती है, और संविधान का पालन कराना यह भी केंद्र सरकार का काम होता है। तो इस बात से अब समझ में आ गया होगा कि राज्य सरकार को संविधान का पालन कराना यह किसका अधिकार है, 355 के। लगता है कि कोल्ड वगैरह कुछ ज्यादा ही होगा। तो 355 के अनुसार ये सारे के सारे तीनों के तीनों काम हम कह सकते हैं कि किसके हैं, प्रमुख रूप से केंद्र सरकार के यहां पर कार्य रहने वाले होते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब समझ में आ गया होगा कि सही बात है कि राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य केंद्र सरकार के होते हैं, तब इस आधार पर वह यहां पर राज्यपाल के सलाह पर देश के यानी राज्य के अंदर क्या लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आगे बात करते हैं 356, बहुत बात करनी है हमें 356 पर। 356 संघ सरकार के किसी राज्य सरकार को निर्देशित दे सकती है, और राज्य सरकार अगर उसे ना माने तो उस राज्य को संविधान तंत्र विफल माना जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। सॉरी, आवाज बंद हो गई थी। कि संविधान तंत्र विफल कैसे माना जाएगा, इस बात पर थोड़ी सी बात करते हैं। कि देखो, वैसे तो संविधान तंत्र विफल कैसे हुआ इस बात की सलाह राज्यपाल देता है राष्ट्रपति को, लेकिन अगर केंद्र सरकार 365 के अंदर एक बात कही गई है कि केंद्र सरकार जो होती है, संघ सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री। अगर संघ सरकार किसी काम के लिए राज्य सरकार को कोई दिशा निर्देश देता है और उस दिशा निर्देश को राज्य सरकार मानने से मना कर देती है, तो केंद्र सरकार कहेगी कि इस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, लगाओ इसके अंदर 356।
तो अब आप समझ गए होंगे कि केंद्र सरकार के पास किसी भी तरह से बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर कोई दिशा निर्देश राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार उस दिशा निर्देश को नहीं मानती है, तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ये कह सकती है कि इस राज्य में जो काम किया जा रहा है वो संविधान के अनुसार नहीं किया जा रहा है, और 365 के अनुसार ये बात कही गई है, और इस आधार पर भी 356 लगाया जा सकता है। उसके अलावा 356 लगने के 2 महीने, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखना होगा, वहां पर 1 महीना था जब हमने 352 लगाया था, 356 लगने पर 2 महीने में संसद से स्वीकृति लेनी होती है। कितने महीने में? 2 महीने में संसद से स्वीकृति लेनी है। अगर आपने कहीं पर 356 राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिया है, यानी बिना संसद की अनुमति से राष्ट्रपति शासन कितने महीने लग सकता है? 2 महीने लग सकता है। तो दोनों ही बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। यह प्रश्न घुमाकर भी पूछा जाएगा तब भी आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। 1 महीना कब? 352 में। 356 में कितना? 2 महीने बाद संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। अगर आगे बात करें प्यारे दोस्तों, संसद की स्वीकृति मानो मिल गई, संसद की स्वीकृति मानो मिल गई, तो स्वीकृति मिलने के बाद 6 माह तक इसे जारी रखा जा सकता है, यानी 6 माह तक अगले तक इसे जारी रखा जा सकता है। और इसे हम कह सकते हैं, ऐसा आप कितने साल तक कर सकते हो? 1 साल तक कर सकते हो। यहां पर लिखा नहीं गया, यानी कि संसद की अनुमति लेकर, देखो पहले तो 2 महीने के अंदर संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी अगर आपने कहीं राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और मानो संसद ने अनुमति दे दी, संसद ने अनुमति दे दी, तो अनुमति देने के बाद फिर आप इसे 6 महीने तक रख सकते हो। और अगर संसद ने अनुमति दे दी और आपने 6 महीने रख दिया, तो आप इसे ऐसा कर करके 6 महीने बढ़ाकर आप इसे 1 साल तक बढ़ा सकते हो। कितने साल तक? 1 साल तक बढ़ा सकते हो। कितने साल तक? 1 साल तक बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि अधिकतम राष्ट्रपति शासन की अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अधिकतम, तब आप कहेंगे कि राष्ट्रपति शासन 3 साल तक अधिकतम लगाया जा सकता है। 3 साल तक अधिकतम लगाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे, ये 3 साल तक कब लगाया जाएगा? 3 साल तक विशेष परिस्थितियों में लगाया जाएगा। और विशेष, देखो वैसे तो संसद के साथ 1 साल के अंदर ही 1 साल तक कर सकते हैं, लेकिन इसे 3 साल तक जब अगर करना होगा तो ये विशेष परिस्थितियां होंगी। एक परिस्थिति ये हो सकती है, या तो उस राज्य में 352 अनुच्छेद लग गया हो, मतलब बाह्य आक्रमण हो चुका हो, वो राज्य ऐसी जगह पर आ रहा हो जहां पर युद्ध में शामिल हो रहा हो भारत, या फिर हम कह सकते हैं आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह हो रहा हो, तो या तो उस राज्य में 352 लगा हुआ हो, तब इसे हम यहां पर 3 साल तक ले जा सकते हैं। या चुनाव आयोग ये कह दे कि उस क्षेत्र में हम चुनाव नहीं करा सकते, तब आप इसे 3 साल तक रख सकते हो। तो 3 साल तक राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में रखा जा सकता है, और वो विशेष दोनों परिस्थितियां ये रहेंगी। लेकिन संसद की अनुमति के अनुसार हम कह सकते हैं कि 2 महीने बाद तो संसद से अनुमति लेनी पड़ती है कि राष्ट्रपति शासन इस राज्य में हम लगा कर रख रहे हैं, और संसद ने अगर 2 महीने बाद अनुमति दे दी तो आप इसे 6 महीने तक संसद की अनुमति के बाद रख सकते हैं। लेकिन 6 महीने बाद फिर से अनुमति लेनी होगी, और आप अगर संसद से अनुमति लेकर भी इसे बढ़ाना चाहते हैं तो बस 1 साल तक आप इसे बढ़ाकर आगे ले जा सकते हैं। लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम इसे 3 साल तक रख सकते हैं। लेकिन अब आगे बात करते हैं, जो आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा, जो नोट करके मैंने लिखा है कि पंजाब में 7 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा था। अब आप कहेंगे सर ये 7 साल तक कैसे लग गया, यहां पर क्या विशेष परिस्थिति थी? तो देखो, आप इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा। मैंने एक वीडियो डाला है ऑपरेशन ब्लू स्टार यूट्यूब पर। उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतर्गत मैंने पंजाब की सारी स्थिति को दर्शाया है, और उसमें यह बताया है कि आखिरकार खालिस्तानी कौन होते थे, स्वर्ण मंदिर के हमले को दर्शाया गया है, आखिरकार भिंडरावाला नाम का आतंकवादी कौन था, ये जो अकाली दल था इसने भारत के अंदर क्या किया था, और भारत में 7 साल तक का यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है ये इसी वजह से लगा था कि बहुत नाजुक स्थिति पंजाब की उस समय थी। ये पंजाब खालिस्तान बन जाता, एक नया देश बनने वाला था, इसलिए 7 साल तक पंजाब के अंदर हमने क्या बनाकर रखा था? राष्ट्रपति शासन लगा के रखा था। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो सारी स्थिति को आप समझ जाओगे, और खालिस्तानी सरदार सिखों के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप जान जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, पंजाब के अंदर एक विशेष प्रावधान था, जब पंजाब की स्थिति बहुत नाजुक थी, इसलिए हमने वहां पर 7 साल तक इसको राष्ट्रपति शासन को लगा कर रखा था। आइएगा, अंतिम होता है हमारे यहां पर एक आपातकाल, वित्तीय आपात, और वित्तीय आपात आता है 360 में, जो आज तक नहीं लगा, अंत में है, आज तक नहीं लगा। अनुच्छेद 360 कब लगेगा? यह अर्थव्यवस्था की साख बिगड़ जाने पर, मतलब हमारा जो आयात निर्यात है वो बिल्कुल ठप हो जाए, हमारी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसकी साख बिगड़ जाए, हमारे पास पैसा ना रहे, ऐसे समझो, तब हम क्या लगा सकते हैं?
वित्तीय आपात लगा सकते हैं और 2 माह से संसद में इसमें अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी संसद जब वित्तीय आपात आप लगा देंगे तो 2 माह के बाद आपको अनुमति संसद से लेनी पड़ेगी। और ये कब तक लगेगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि फाइनेंस इमरजेंसी कब तक लगाई जा सकती है। तो इसका अनिश्चित काल है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि फाइनेंस इमरजेंसी कब तक लगती है, तो ध्यान रखिएगा अनिश्चित काल तक, इसकी कोई अवधि नहीं है। भाई पैसा देखो हमने लगाया क्यों, क्योंकि पैसा खत्म हो गया। अब पैसा कब आएगा इस बात का कोई अनुमान नहीं है, जब पैसा आ जाएगा जब हम इससे हटा लेंगे, तो कोई अवधि नहीं है, अनिश्चित काल तक इसे लगाया जा सकता है। इसके अनुसार न्यायाधीशों का वेतन भी यहां पर कम किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा राज्य सरकार जब भी बजट पेश करेगी तो वह राज्य सरकार बजट पेश करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेगी, जब फाइनेंस इमरजेंसी देश के अंदर लगी हुई हो। जब हम ये कह सकते हैं कि अगर देश के अंदर राज्य सरकार बजट पेश कर रही है, कोई भी राज्य सरकार, तो इमरजेंसी के समय जब वित्त इमरजेंसी लगी हुई है तो उस समय जो राज्य सरकार बजट पेश करेगी उससे पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तब यहां पर बजट पेश करेगी। वित्त आपातकाल आज तक नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन है वो यहां पर हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा लगा है यूपी में 10 बार। कितनी बार? यूपी में सबसे ज्यादा लगा है 10 बार। और उसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो राष्ट्रपति शासन है पंजाब में बहुत लंबे समय तक लगा था, पंजाब में सबसे लंबे समय तक लगा था। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, जय हिंद।